राजा साहब आपसे आगाज़ करूँगा, ये जो 28 सफ़ात हैं ये पढ़कर बहुत सारे इश्यूज जो हसास नौयत के, जिसके ऊपर मैंने हामिद खान साहब का इंटरव्यू किया था, उन्होंने इश्यूज उठाए। जस्टिस फाइज ईसा ने बेंच के ऊपर बैठ के इश्यूज उठाए। जस्टिस मंसूर अली शाह का मैंने किसी तकरीब में क्लिप सुना, उन्होंने ये इशू उठाए। आज इस तहरीरी फैसले के अंदर सारा कुछ आ गया। आप क्या कहते हैं? देखिए, ये जो इश्यूज हैं कि बेंच की तश्कील कैसे होनी चाहिए, सुओ मोटो किन हालात में लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये तमाम बातें अहम इशू हैं और मैं शाह साहब से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। उन्होंने जैसे ये कहा कि जो बेंच की के बनाने की ताकत है उसके लिए अब कोई रूल मेकिंग होनी चाहिए, कोई कायदा होना चाहिए, शायद आइनी नौयत के जो मामलात हैं उनके लिए हर साल एक 5 या 7 जज साहिबान पर मुश्तमिल बेंच बना दिया जाए या हर 6 महीने बाद बना दिया जाए। ये ना हो कि मुख्तलिफ केसों के लिए मुख्तलिफ बेंच बने, ताकि ऐसा ना तासुर जाए कि किसी मखसूस मामले के लिए मखसूस जज साहिबान पर मुश्तमिल बेंच बनाया गया। तो ये तमाम बहुत अच्छी बातें हैं और इन तमाम को आइंदा करना चाहिए। लेकिन इन बातों का आज का जो मामला है, जो इस वक्त का मामला है कि आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, असम्बली तहलील हुई भी है, 90 दिन एक आइनी मुद्दत मुकर्रर है, उससे इनहराफ किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन, हुकूमतें, तमाम इदारे जो हैं वो आइन के खिलाफ खड़े हुए हैं। वो कहते हैं हम ना पैसे देंगे ना अमला देंगे, हम आइन पे अमल नहीं होने देंगे। वो बात अपनी जगह मौजूद है, वो बड़ा वाकया है। बाकी ये तमाम बातें एक एक करके ले लेते हैं, पहले एक एक करके ले लेते हैं जी, एक एक करके ले लेते हैं। एक है सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन। सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन के लिए एक तरीकाकार वजह करना ज़रूरी है या नहीं है? मैं इलेक्शन की तरफ आता हूँ क्योंकि वो तो अल्टीमेट है ना, उसके बगैर तो पाकिस्तान के मसाइल का हल ही नहीं है। सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन के लिए क्या कोई तरीकाकार वजह करना ज़रूरी है या नहीं है? बिल्कुल होना चाहिए। और देखिए, सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन आज तो नहीं आई, ये सन 73 से मौजूद है, 50 साल हो गए, 30-31 साल से तो मैं वकालत में हूँ और हम हर महीने हर साल सुनते हैं कि कोई रूल्स बनने चाहिए, क्यों रूल्स नहीं बन रहे। लिहाजा ये बात बिल्कुल हक बजानिब है कि इसके लिए कोई ना कोई कानून साजी या रूल मेकिंग होनी चाहिए जिसके तहत ये फैसला हो कि कौन फैसला करेगा कि किस मामले को सुओ मोटो में उठाना है, किस मामले को नहीं उठाना। दूसरी बात जनाब जो अहम है इस वक्त, यहाँ सिर्फ सुओ मोटो तो नहीं था, यहाँ 3 दीगर पिटिशनें भी थी। एक लम्हे के लिए हम सुओ मोटो को अगर भूल जाएं तो बाकी पिटिशनें भी तो थी, उन पे तो ये सुओ मोटो के हवाले से जो कोई एतराज़ात हैं या जो तकाजे हैं कि रूल बनाए जाएं, उनका इतलाक नहीं होता। उन पिटिशनों पर एक और मामले का इतलाक होता है जिसकी जानिब मंसूर अली शाह साहब ने तवज्जो दिलाई है। वहां मामला आ जाता है कि हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग था, क्या उन पिटिशनों को 184(3) में सुनना चाहिए था। ये मेरी नज़र में ज़्यादा अहम है। हम तमाम तवज्जो सुओ मोटो की तरफ मबजूल कर देते हैं जैसे कि वो वाहिद मामला था। वहाँ 3 पिटिशनें सुप्रीम कोर्ट के सामने और भी थीं। असल मामला उन पिटिशनों का है जहां स्पीकर पंजाब असेंबली, स्पीकर केपी असेंबली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, वो तमाम बतौर पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद थे और सुओ मोटो का वहां कोई ताल्लुक नहीं था। और सर एक और जो नुकता यह है कि बेंच की तश्कील, मैंने नून लीग के तो वो इल्ज़ामात बहुत सुन लिए थे कि बेंच फिक्सिंग, लेकिन फायद ईसा साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठ के ये इशू उठाया तो फिर उस दिन लगा कि ये मामला बहुत संगीन है, ये सादा नहीं है। बेंच की तश्कील क्या फ़र्द वाहद का फ़ैसला होना चाहिए? 1 मैन शो जो आज लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, क्या 1 मैन शो होना चाहिए या ये रूल बेस्ड प्रोसेस होना चाहिए? देखिए, आज तक तो ये इसी तरह रहा है ना, ये कोई नया मामला तो नहीं है। ये कोई आज चीफ जस्टिस बंदयाल साहब पहले चीफ जस्टिस तो नहीं है। जब से इस मुल्क का वजूद हुआ है सन 47 से, बेंच जो हैं वो फर्द वाहिद ही बना रहा है और पाकिस्तान की तारीख का कोई बड़ा फैसला ऐसा नहीं है जो बेंच की तश्कील अगर मुख्तलिफ होती तो फैसला मुख्तलिफ ना होता। ये तो हर मुकदमे में हम कहते हैं, भुट्टो साहब के मुकदमे में ये हुआ कि फलां जज साहिबान बीमार हो गए, फलां छोड़ गए, फलां को नहीं बिठाया तो फैसला मुख्तलिफ हो गया, सजाए मौत हो गई उनको। तो ये मामला तो 75 सालों में अदलिया ने कोई इज्जत भी तो नहीं कमाई ना। आप इंटरनेशनल रैंकिंग देखें तो ये 1 मैन शो इज नॉट हेल्पफुल। मेरा सवाल ये नहीं है कि 75 साल में क्या हुआ, मेरा सवाल तो ये है कि क्या ये रूल बेस्ड होना चाहिए या 1 मैन शो होना चाहिए? क्या रूल बेस्ड होना चाहिए बेंच की तश्कील? देखिए, आइंदा बिल्कुल रूल बेस्ड होना चाहिए, हमें फिलफौर रूल बनाने चाहिए। लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि जो माजी हमारा गुजर गया उस तमाम माजी को हम रद्द नहीं कर सकते ये कह के कि तमाम हमारा माजी 1 मैन शो था
और चीफ जस्टिस साहिबान ही बेंच बनाते रहे। आइंदा जरूर रूल होने चाहिए, लेकिन उनका इतलाक आइंदा के बेंचों पर होगा, आइंदा के मुकदमात पे होगा, और बैठे तमाम सुप्रीम कोर्ट और बैठ के रूल बनाएं। आज तक रूल इसलिए नहीं बन सके, मेरी दानिस्त में जो मेरी मालूमात हैं, कि कभी इत्तफाक ही नहीं हुआ। कई दफा फुल कोर्ट बैठा है रूल बनाने के लिए, लेकिन इत्तफाक नहीं हो सका। आज फिर बैठे इत्तफाक के राय से रूल बनाएं और मामले को आगे बढ़ाएं, लेकिन जो मुकदमे गुजर गए, जो कुछ हो चुका, उस पे इसका कोई साया नहीं पड़ेगा। अच्छा, मैं पलविशा आपसे इसका जो एक बड़ा कंट्रोवर्शियल और थॉर्नी हिस्सा उसकी तरफ आता हूँ। जब ये फैसला आया इलेक्शंस के हवाले से तो 3-2 का फैसला था, लेकिन 3-2 के फैसले के नीचे 2 जजेस साहबान ने, बड़े मोहतरम जजेस हैं, उन्होंने लिखा कि जो जस्टिस अतर नन्नेल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी अपने फैसले में लिख चुके हैं कि ये पिटीशन डिसमिस की जाती हैं, हम उन दोनों से इतफाक़ करते हैं। उसमें थे जस्टिस जमाल खान मंदोखिल और जस्टिस मंसूर अली शाह। तो ये 2 और 2 4 हो गए। उसके फौरी बाद लॉ मिनिस्टर आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा ये तो 4-3 से डिसमिस हो गई हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन ये थी कि ये 3-2 से इलेक्शन का हुक्मनामा जारी हो गया। आज इन 2 जजेस ने अपने तहरीरी फैसले में कह दिया कि 4-3 से डिसमिस हो गई हैं। अब हम 4-3 को मानेंगे या चीफ जस्टिस वाले कहे हुए फैसले को 3-2 से मानेंगे? सारी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। देखिए नदीम, ये आपने तो बहुत अच्छा खुद ही इसका अहाता कर दिया अपने इंट्रोडक्शन में, और जो आपने टर्म इस्तेमाल की, मैं उस पर काफ़ी देर से गौर कर रही थी कि इम्प्लोड हो रहा है सिस्टम। इसमें कोई दो राय नहीं कि सिस्टम, ये हम तो ज़रा छोटा मुल्क है, हमसे बड़े बड़े मुल्क इम्प्लोड या होने की उसमें है, अभी हो रहे हैं या हो चुके हैं। आप देख लीजिए इस दुनिया में जितने बड़े खिलाफतें थीं, मुल्क थे, खिलाफत उस्मानिया से लेके आप आ जाइए सोवियत यूनियन तक, ये सब अंदर से इम्प्लोड होता ही जो है, कोई सिस्टम अंदर से होता है। लेकिन उस इम्प्लोजन को ट्रिगर करने के लिए भी कोई ना कोई ऐसा एजेंट चाहिए होता है कि जो उस सारे जो प्रोसेस को जो है वो शुरू करे, ट्रिगर करे। अब आज जो हम देख रहे हैं, ये आप और मैं, हम आम पाकिस्तानी हैं और हम इंसाफ के लिए इन्हीं अदालतों की तरफ देखते हैं, ये हमारे इंसाफ के मंदिर हैं। आज जो दरार नज़र आ रही है, इसके बाद आपके जहन में या मेरे जहन में, किसी भी ऐसे साइल के जहन में जो इंसाफ के लिए अल्टीमेट इन अदालतों को देखता है, हम क्या सोचें? ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है और ख़तरनाक बात है। जैसे आपने कहा कि आपको सालमियत पे इस वक्त बड़ी तशवीश है, ऐसी तशवीश मुझे भी है। मैंने शायद पता नहीं आपके आप ही के चैनल पे एक और प्रोग्राम में ये बात की थी कि कहीं ना कहीं, ये मेरा इस बात पर अब पुख्ता ईमान, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुल्क में, किसी ना किसी जगह पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक ब्लूप्रिंट, एक नक्शा तैयार हो चुका है जिस पर अमल हो रहा है। अमल करने के लिए अब वो किसको चुना हुआ है, इमरान खान उसमें क्या किरदार अदा कर रहा है, ये बिल्कुल वाज़ेह है। आज से पहले इस मुल्क में पहली दफ़ा सियासत में इख्तलाफात नहीं है, बहुत बुरे बुरे इख्तलाफात आए, जिसकी ये 2 मिसालें, मेरी पार्टी और ये मोहसिन साहब की पार्टी आपके सामने बैठी। बहुत ही ऐसी हदों पर भी जो है मामलात चले गए, जो बाद में सब ने एक दूसरे से, मियाँ साहब ने और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी, लेकिन फिर उससे सीखा। लेकिन ये आज जहां हम खड़े हैं, क्या ऐसा कभी हुआ? आप बताइए, वो जो सारा 90s का अशरा गुजरा, उसमें जो कुछ भी होता रहा, हुकूमतें आई गई, मुद्दतें पूरी नहीं हुई, लेकिन हम फिर भी अपने पैरों पर खड़े हो जाते थे। आज ऐसा एजेंट लाया गया है ट्रिगर करने के लिए सारी इम्प्लोजन को, कि कहीं खड़े होने के लिए आपको जगह, पाँव को जगह मिल ही नहीं रही। कोई जो है 1 फुट जमीन नहीं मिल रही जहां खड़े होकर आप इस सारे गिरते हुए ढांचे को संभालें। और उसको रोकने के लिए, इस सारे प्रोसेस को रोकने के लिए अब इमरजेंसी ब्रेक मारनी पड़ेगी।